जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। दोस्तों, इस चैनल जिसका नाम है इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट, इस पर हम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें मेवाड़ के भोइल वंश के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और जयपुर के कच्छावा राजवंश के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम एक नए राजवंश की शुरुआत करने जा रहे हैं जो भी राजस्थान का प्रमुख राजवंश की श्रेणी में आता है, जिसका नाम है दोस्तों राठौड़ राजवंश। राठौड़ राजवंश ने कहाँ पर शासन किया राजपूताने में? तो मुख्यतः दोस्तों इन्होंने मारवाड़ साइड में, इसके अलावा उसके आसपास अनेक क्षेत्रों पर शासन किया। लेकिन फिर भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी जो फेमस हैं, जो विख्यात रहे हैं, वो रहे हैं दोस्तों जोधपुर राज्य या फिर जोधपुर रियासत के राठौड़ तथा बीकानेर रियासत के राठौड़। तो मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों जोधपुर का राठौड़ राजवंश से, यानी कि जोधपुर के राठौड़ राजवंश की आज हम चर्चा करेंगे। जोधपुर रियासत यानी कि उसके जोधपुर तथा जोधपुर के आसपास की जो राठौड़ रहे हैं उनकी हम चर्चा आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के दोस्तों प्रारंभ करते हैं जोधपुर रियासत का राठौड़ राजवंश। पहले हमें दोस्तों इस बात पर चर्चा करनी होगी कि राठौड़ शब्द आया कहाँ से, राठौड़ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इतिहासकार बताते हैं कि राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से आया है। कहाँ से आया है अभी? राष्ट्रकूट से राठौड़ शब्द आया है। और राष्ट्रकूट का जो प्राकृत रूप है, इसका जो प्राकृत रूप है दोस्तों, इसका प्राकृत रूप होता है रट ऊड। क्या होता है? रट ऊड। और रट ऊड को ही अपभ्रंश होते होते ये बन गया दोस्तों राठौड़। क्या बन गया? राठौड़। यानी कि इतिहासकारों के अनुसार राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट से हुई है। और राष्ट्रकूट का प्राकृत रूप होता है रटऊड़, और रटऊड़ ही अपभ्रंश होते होते राठौड़ के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों डायरेक्टली कि राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट से हुई है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। राठौड़ की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में दोस्तों अनेक सारे मत प्रचलित हैं। अलग अलग इतिहासकार राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग मत रखते हैं, उनकी भी चर्चा अब हम कर लेते हैं। दोस्तों, एक बाटों की पोथियों के अनुसार जो राठौड़ है दोस्तों, ये हिरण्यकश्यप की संतानें हैं। हिरण्यकश्यप की संतानें हैं। किसके अनुसार? भाटों की पोथियों के अनुसार राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतानें हैं। इसके अलावा दोस्तों दयाल दास का नाम आपने जरूर सुना होगा। दयाल दास, इन्होंने एक ख्यात लिखी थी, उस ख्यात का नाम है दोस्तों दयाल दासरी ख्यात। यानी कि दयाल दास ने अपनी ख्यात के अनुसार दयाल दास ने अपनी ख्यात में राठौड़ों को सूर्यवंशी बताया। सूर्यवंशी बताया। क्या बताया भाई? सूर्यवंशी बताया। इसके अलावा दोस्तों मोनोतनेंसी पृथ्वीराज रासो जोधपुर राज्य की ख्यात कर्नल जेम्स टोड। मोनोतनेंसी पृथ्वीराज रासो जोधपुर राज्य की ख्यात तथा कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राठौड़ों का संबंध या फिर राठौड़ों की उत्पत्ति होती है कन्नौज से। यानी कि कन्नौज से इनका संबंध है। कहाँ से है? कन्नौज से। और कन्नौज में इनका ऐसा मानना है दोस्तों गढ़वाल शासक जयचंद के ये वंशज है। जयचंद के वंशज। क्या बोला मैंने? भाटों की पोथियों के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति हिरण्यकश्यप से हुई, यानी कि हिरण्यकश्यप की ये संतानें हैं। इसके अलावा दोस्तों दयाल दासरी ख्यात के अनुसार राठौड़ों का संबंध सूर्यवंशी यानी कि सूर्यवंशी कुल से माना है। इसके अलावा मोनोतनेंसी पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना किसने की थी? चंद बरदाई के द्वारा की गई थी। और जोधपुर राज्य की ख्यात तथा कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राठौड़ों का संबंध कन्नौज से है और कन्नौज के गढ़वाल वंश से इनका संबंध है। और इनमें से कर्नल जेम्स टोड का तो विशेष रूप से ऐसा मानना है दोस्तों कि कन्नौज से इनका संबंध गढ़वाल शासक
जयचंद से रहा है। तो ये इनकी उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग मत हैं। लेकिन दोस्तों इतिहासकार G.H. ओझा का मानना है, और इन्होंने इसके संबंध में प्रमाण भी दिए हैं। इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार जोधपुर राज्य के जो राठौड़ हैं इनका संबंध कन्नौज से नहीं होकर बदायूं से है। कहां से है भाई? बदायूं से है। इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार जो राठौड़ हैं जोधपुर रियासत के, ये बदायूं के राठौड़ों के ही आगे वंशज हैं, बदायूं के राठौड़ों के वंशज हैं। तो राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में दोस्तों ये अलग अलग मत है जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। शब्द कहाँ से आए इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि राठौड़ राजवंश की जो स्थापना है मारवाड़ क्षेत्र में या फिर जोधपुर क्षेत्र में वो किसने की, उनकी चर्चा अब हम करेंगे। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोस्तों द्वंद्व में नहीं पढ़ना है। जो भी आपकी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही हैं उनकी आप गंभीरता से तैयारी करें। कई बार हमारे मन में ये भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि इसकी तैयारी करें या फिर इसकी तैयारी करें। दो वैकेंसियों को लेकर हमारे मन में द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस भी वैकेंसी में आपको ऐसा लगता है कि मेरा पक्ष मजबूत है या फिर मैं इस वैकेंसी को आसानी से क्लियर कर सकता हूँ, इसमें मेरी कमांड अच्छी है, तो आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। दो नावों में पैर रखने वाला जो सवार होता है वो अंत में कहीं भी नहीं पहुंचता है। आपको इन चीज़ों का भी ध्यान में रखना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग हो उसी वैकेंसी की तैयारी करनी है। जोधपुर राज्य के राठौड़ राजवंश का जो मूल पुरुष माना जाता है दोस्तों, मूल पुरुष आदि पुरुष, आदि में नहीं बोला मैंने, क्या बोला? आदि पुरुष या फिर संस्थापक, ये माना जाता है दोस्तों राव सियापू। किसको माना जाता है? राव सियापू। मारवाड़ क्षेत्र में राठौड़ राजवंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है राव सिया को। राव सिया का संबंध इतिहासकार कहां से बताते हैं? कन्नौज से बताते हैं। इतिहासकारों के अनुसार राव सिया कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद का ही वंशज था। वहां पर जब मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित कर दिया था तो उत्तरोत्तर जो भी इनके वंशज रहे उनको भी लगातार मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा। उस समय दोस्तों ये जो राव सिया है ये भटकते भटकते कहां पर पहुंचा? ये पुष्कर पहुंचा। है पुष्कर में रुका हुआ था और पुष्कर में ही इसकी भेंट होती है ब्राह्मणों से। कहाँ के ब्राह्मणों से भेंट होती है? भीनमाल के ब्राह्मणों से इसकी भेंट होती है। और भीनमाल के ब्राह्मण राव सिया से बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में मुस्लिम आक्रांताओं का बहुत ज्यादा आक्रमण है, शांति खत्म कर रखी है उन्होंने और आसानी से वो जीने नहीं दे रहे। तब राव सिया अपने कुछ साथियों को लेकर भीनमाल के जो ब्राह्मण हैं उनको मुस्लिम आक्रांताओं से मुक्त कराता है। यानी कि जो भीनमाल के ब्राह्मण परेशान हो रखे थे मुस्लिम आक्रांताओं से, भीनमाल के ब्राह्मणों को मुस्लिम आक्रांताओं से मुक्ति दिला देता है। तो इनकी काफी वाई होती है, काफी थोड़े बहुत फेमस हो जाते हैं ये। उसके बाद में दोस्तों वहीं पर इनकी मुलाकात किनसे होती है? पल्लीवाल ब्राह्मणों से होती है। और पल्लीवाल ब्राह्मण पाली के रहने वाले थे और वो किससे परेशान थे? वो परेशान थे दोस्तों मीणा मेर तथा बिलो से वो परेशान थे। यानी कि मीणा मेर तथा बिलो का उन पर आतंक था, उनसे परेशान थे। तब पल्लीवाल ब्राह्मणों की प्रार्थना पर राव सिया द्वारा कहाँ पर प्रवेश किया जाता है? पाली में प्रवेश किया जाता है। और पाली के जो पल्लीवाल ब्राह्मण हैं उनको दोस्तों भील मीणा तथा मेरों के आतंक से मुक्त करवा दिया जाता है। तो वहां पर ये फेमस हो जाते हैं और वहीं पर अपने राज्य की स्थापना कर देते हैं। मुख्य तौर पर राव सिया के द्वारा अपने राज्य की स्थापना पाली के उत्तर पश्चिम हिस्से में ही की जाती है, ज्यादा स्थान पर नहीं की जाती है और नहीं इनका राज्य ज्यादा व्यवस्थित होता है। बावजूद इसके इनको मारवाड़ क्षेत्र में राठौड़ राजवंश की स्थापना का श्रेय प्राप्त है, जो गलत भी नहीं है। लिख लेते हैं एक बार इस पूरे घटनाक्रम को। कहां पर आए? ये पुष्कर आए। पुष्कर में इनसे ब्राह्मण मिले और ब्राह्मणों ने बोला, ये ब्राह्मण कहाँ के थे दोस्तों? भीनमाल के। और इन्होंने बोला कि हम मुस्लिम आक्रांताओं से परेशान हैं। किनसे परेशान है? मुस्लिम आक्रांताओं से परेशान है। तब दोस्तों राव सिया के द्वारा भीनमाल के ब्राह्मणों को मुस्लिम आक्रांताओं से मुक्ति दिला दी जाती है। थोड़े बहुत फेमस हो जाते हैं।
उसके बाद में राव सिया की मुलाकात होती है पल्लीवाल ब्राह्मणों से। किससे होती है भाई? पल्लीवाल ब्राह्मणों से। पल्लीवाल ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात होती है। और पल्लीवाल ब्राह्मण पाली के थे। पल्लीवाल ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात होती है। पल्लीवाल ब्राह्मण किनसे परेशान थे? मीणा, मेर तथा भीलों से परेशान थे। राव सिया द्वारा पल्लीवाल ब्राह्मणों को मीणा, मेर तथा भीलों के आतंक से मुक्ति दिला दी जाती है, काफी फेमस हो जाते हैं और यहीं पर अपना ठिकाना जमा लेते हैं। पाली जिले के दोस्तों उत्तर पश्चिम हिस्से में ये राठौड़ राजवंश की स्थापना भी कर देते हैं। इसी वजह से दोस्तों राव सिया को मारवाड़ क्षेत्र में राठौड़ों का आदि पुरुष, मूल पुरुष तथा संस्थापक माना जाता है। एक गांव है दोस्तों, उसका नाम है बिट्ठू गांव। क्या नाम है भाई? बिट्ठू गांव। और ये बिट्ठू गांव कहाँ पर है? पाली में ही है ये। यहाँ पर एक लेख मिलता है, वो लेख है दोस्तों 1273 का। एक लेख मिलता है यहाँ पर 1273 का। बिट्ठू गांव पाली के 1273 के लेख के अनुसार राव सिया की मृत्यु सिंध के मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ते हुए हो जाती है। यानी कि सिंध के जो मुस्लिम आक्रांता थे, उन्होंने आक्रमण किया पाली क्षेत्र में, तब उन मुस्लिम आक्रांताओं से पाली को बचाते हुए राव सिया वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी जानकारी मिलती है दोस्तों बिट्ठू गांव पाली के लेख, जो कि 1273 का लेख है, उसके अनुसार। राव सिया द्वारा राठौड़ राजवंश की स्थापना मारवाड़ क्षेत्र में कर दी जाती है। हालांकि पूरे मारवाड़ क्षेत्र में नहीं की जाती है, पाली के उत्तर पश्चिम हिस्से में ही की जाती है। बावजूद इसकी स्थापना कर दी जाती है, लेकिन इनके द्वारा दोस्तों जो राठौड़ राजवंश की स्थापना की जाती है वो व्यवस्थित नहीं होती है। इस वजह से इनका जो पुत्र है आगे राव आस्थान, उसको अपने ननिहाल में भी रहना पड़ता है। और उसके बाद में घटनाक्रम थोड़ा परिवर्तित होता है, जिसकी चर्चा भी हम करेंगे। ये राव सेना तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों, इसकी चर्चा करेंगे हम इनके पुत्र राव आस्थान की चर्चा करेंगे। राव आस्थान इसका शासनकाल माना जाता है 1273 से 1291। राव आस्थान द्वारा ईडर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। ईडर खेड़ और ईडर क्षेत्र पर राव आस्थान के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। हालांकि बचपन में इनको अपने ननिहाल में रहना होता है, लेकिन उसके बाद में थोड़ी अपनी शक्ति का संचय करते हैं और ईडर क्षेत्र में ये अधिकार जमा लेते हैं। और दोस्तों पाली में भी इनका ठीक ठाक अधिकार हो जाता है। जब पाली में जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है 1291 में, तब पाली को बचाते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये राव आस्थान के बारे में हमने चर्चा कर ली। क्या चर्चा की है? खेड़ और ईडर क्षेत्र में इनका अधिकार हो जाता है। और पाली में जब जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, तब जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय ये पाली को बचाते हुए 1291 में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में शासक बनता है दोस्तों राव दुहड़। कौन बनता है? राव दुहड़। राव दुहड़ का शासनकाल है 1291 से 1309। 1291 से 1309 राव दुहड़ का शासनकाल है। राव दुहड़ द्वारा मंडोर पर अधिकार कर लिया जाता है। किस पर अधिकार कर लिया जाता है भाई? मंडोर पर अधिकार कर लिया जाता है। बाद में राव दुहड़ का संघर्ष होता है प्रतिहारों से। किनसे होता है? प्रतिहारों से। और प्रतिहारों से संघर्ष के दौरान ही 1309 में राव दुहड़ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों इनमें ज्यादा कोई विशेष बातें नहीं है, न हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। इस वजह से मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ। जहां अपने को डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता पड़ेगी, मैं उन चीजों को भले 2 लेक्चर लगे 50-50 मिनट की, उतना भी अपन करेंगे। लेकिन ऐसे शासक जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं उनकी केवल आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। और जहाँ पर अपने को आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर अपन फुल डिटेल में लेक्चर बनाएंगे। राव आस्थान की बात कर ली, राव दुहड़ की बात कर ली। अब हम बात करते हैं दोस्तों राव चुंडाई की। थोड़ा हटा ही देते, राव चुंडा थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन वहाँ से एग्जाम में आए हैं बहुत सी बार, इस वजह से थोड़ी सी चर्चा गंभीरता से हम किसी करना चाहते हैं राव चुंडा की। राव चुंडा
राव चुंडा का शासन काल माना जाता है 1394 से 1423। 1394 से 1423 तक राव चुंडा का शासन काल माना जाता है। राव चुंडा के द्वारा मंडोर पर अधिकार कर लिया जाता है, मंडोर पर अधिकार कर लिया जाता है। और राव चुंडा के द्वारा दोस्तों चुंडासर तालाब का निर्माण भी करवाया जाता है नागौर में। चुंडासर तालाब का निर्माण करवाया जाता है कहाँ पर? नागौर में। नागौर में चुंडासर तालाब का निर्माण करवाया जाता है। राव चुंडा की वाइफ है, पत्नी है, जिसका नाम दोस्तों चांद कंवर। कौन सी कंवर? चांद कंवर। चांद कंवर के द्वारा जोधपुर राज्य में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है। चांद कंवर के द्वारा जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है। और राव चुंडा की एक और पत्नी थी दोस्तों, जिसका नाम है किशोर कंवर, किशोरी कंवर या फिर किशोर कंवर, किशोर कंवर। किशोर कंवर के प्रभाव में आकर राव चुंडा अपने बड़े पुत्र, इसके बड़े पुत्र का नाम था रणमल और छोटे पुत्र का नाम था कान्हा। तो शासक कौन बनना चाहिए? रणमल बनना चाहिए। लेकिन रणमल को शासक नहीं, रणमल को उत्तराधिकारी नहीं बनाते हुए अपनी प्रिय पत्नी किशोर कंवर के प्रभाव में आकर ये अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे पुत्र कान्हा को बना देते। किसको बना देते हुए? कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बना देते। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था और राव चुंडा के द्वारा चुंडासर तालाब का निर्माण करवाया गया। कहाँ पर करवाया गया दोस्तों? नागौर में करवाया गया। इनकी पत्नी थी जिसका नाम है चांद कंवर। चांद कंवर के द्वारा दोस्तों चांद बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है जोधपुर में। और इनकी एक और पत्नी थी जिसका नाम है किशोर कंवर। किशोर कंवर से इनको बहुत ज्यादा प्रेम था, सुंदर रही होगी, इस वजह से प्रेम भी ज्यादा रहा होगा। किशोर कंवर के प्रभाव में आकर ये अपने बड़े पुत्र रणमल की जगह अपने छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। ये सारा घटनाक्रम हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों राव चुंडा के संबंध में। तो आज ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, यानी कि आज हम केवल संस्थापक तथा परिचय की ही बात कर रहे हैं। तो संस्थापक का नाम आपको ध्यान में रखना है। जोधपुर रियासत में या फिर मारवाड़ क्षेत्र में राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव सिंह को माना जाता है। यह आपको जरूर ध्यान में रखना है। और परिचय वगैरह हम सामान्य जानकारी आज साझा कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो संपूर्ण लेक्चर है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर आपको फायदा पहुंचेगा। अगर लेक्चर को आपने शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जोधपुर रियासत के कुछ महत्वपूर्ण शासकों को लेकर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।